respectively. Longest wavelength required to break carbon-carbon bond is A option 2.48 into 10 raised to power 3 nanometer, 1.49 into 10 raised to power 3 nanometer, 2.49 into 10 raised to power 4 nanometer, 2.48 into 10 raised to power 4 nanometer. This is question from exercise 3 JEE means. प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है. एक्सरसाइज 3 JEE means और शीट में ये क्वेश्चन नंबर है 3. यहां पर एक टर्म है हीट ऑफ एटमाइजेशन. जो टर्म अभी हमने JA में नहीं पढ़ी, हमने JA1 में पढ़ी थी. JA वालों ने अभी तक ये टर्म नहीं पढ़ी. तो हीट ऑफ एटमाइजेशन को बॉन्ड एनर्जी ही बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोला ना हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन, तो इसका ये मतलब मान के चलो कि 1 मोल कंपाउंड है गैस फेज में, उसके अंदर सारे बॉन्ड ब्रेक कर दो, सारे बॉन्ड ब्रेक कर दो, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स शुड बी इन द गैस फेज. किसी कंपाउंड के अंदर 1 मोल कंपाउंड में गैस फेज में सारे बॉन्ड ब्रेक कर देने और कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स शुड बी इन द गैस फेज. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड? This is called heat of atomization. For example, 1 मोल मीथेन में सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक कर देने, आपको क्या क्या मिलेगा? कार्बन गैसियस, 4 हाइड्रोजन गैसियस. तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस प्रोसेस को करने में कितनी एनर्जी लगी, आप कहोगे इस प्रोसेस में हमने किया क्या है? हमने मीथेन के 4 बॉन्ड ही तो तोड़े हैं. तो हीट ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी? 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH. अगर एक CH बॉन्ड तोड़ने के लिए x किलो जूल एनर्जी चाहिए, तो 4 CH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन फॉर दिस स्टेप. इसी तरीके से अगर कोई कहे हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ इथेन, तो इथेन C2H6, लेकिन 1 मोल कंपाउंड, इसके अंदर जितने भी बॉन्ड है वो सारे ब्रेक करने. ब्रेक करने के बाद क्या मिलेगा? 2 कार्बन के एटम, 6 हाइड्रोजन के एटम. यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो आप इस क्वेश्चन में जब आप इथेन को ब्रेक करके एटम्स की फॉर्म में लेके आओगे, जो एनर्जी लगी वो हीट ऑफ एटमाइजेशन है इथेन की. पर इस प्रोसेस में आपने कौन कौन सा बॉन्ड तोड़ा? कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड 1, तो जो एनर्जी लगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन, प्लस आपने 6 बार CH बॉन्ड तोड़ा, 6 मोल CH बॉन्ड तोड़े, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इंटू 6. तो जब भी कभी कोई टर्म दिख जाए हीट ऑफ एटमाइजेशन, तो आपने करना क्या है? उस कंपाउंड का 1 मोल लेना है, उसके सारे बॉन्ड ब्रेक कर देने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में. अब यहां से ध्यान रखो,
आपको ऊपर वाले डाटा में ये वैल्यू दी हुई है 360 और नीचे वाले डाटा में वैल्यू दी है 620। क्या आप अब इस इंफॉर्मेशन से, ये दो इंफॉर्मेशन से कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी निकाल सकते हो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड विल रिक्वायर हाउ मच एनर्जी? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH तो बन गई 360/490, यानी कि एक CH बॉन्ड तोड़ने के लिए 90 किलो जूल पर मोल चाहिए। तो अगर ये नंबर 90 है इंटू 6 और ये वैल्यू 620, तो यहां से आप कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एवरेज कितनी एनर्जी चाहिए दैट यू कैन फाइंड। कितनी आ जाएगी यहां से 80। पर ये ध्यान रखो 80 किलो जूल पर मोल है। पर मोल किसका? बॉन्ड का। ऐसे बॉन्ड आपके पास एक मोल बॉन्ड है। अब आपसे उन्होंने क्या पूछा है, बताओ इस बॉन्ड को ब्रेक करना हो, मान लो कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है और मैंने फोटोन फेंका, तो फोटोन की वेवलेंथ कितनी चाहिए? पर यह ध्यान रखो ये जो एनर्जी है ये किलो जूल पर मोल में है और एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक फोटोन की एनर्जी चाहिए। तो अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड है, अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड है तो एवोगैड्रो फोटोन की जरूरत पड़ेगी। ये जो किलो जूल पर मोल है ना, ये किसके पर मोल है? पर मोल बॉन्ड, एक मोल एवोगैड्रो नंबर बॉन्ड। एवरी वन बॉन्ड रिक्वायर वन फोटोन। तो एवोगैड्रो नंबर बॉन्ड्स होंगे तो एवोगैड्रो फोटोन की एनर्जी चाहिए। तो हम कहेंगे टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड इज n टाइम्स hc/λ। व्हाट इज n? एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि एवोगैड्रो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एवोगैड्रो नंबर ऑफ फोटोन की जरूरत है, तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू यहां रखनी है एंड दिस इज 80 किलो जूल। सो 80 किलो जूल को जूल बनाओ, एवोगैड्रो नंबर पुट करो नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंटू h प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू c 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा इंटू मीटर। इसका एक तरीका और हो सकता था, अगर आपको याद हो, आपको याद है कभी कुछ किया था 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे हम? अगर आपको याद हो 1 किलो जूल पर मोल हाउ मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम? 96 पॉइंट समथिंग, लगभग 96.5। तो मैं सीधा ये भी कर सकता हूं कि 1 किलो जूल पर मोल, सॉरी यहां पर एक गड़बड़ हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से किलो जूल पर मोल में जाने के लिए 96.5 किलो जूल पर मोल। तो अगर आपके पास ये एनर्जी 80 किलो जूल पर मोल है ना, उसे सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट कर लो, तो डिवाइड बाय 96.5 कर दो, तो मैं बोल दूंगा 96.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, फोटोन की एनर्जी। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा 80/96.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब ये एनर्जी फोटोन की आ चुकी है तो इसको सीधा 12400 अपॉन लैम्डा कर दो एंगस्ट्रॉम। तो यहां से वेवलेंथ निकाल लो एंगस्ट्रॉम की, लेकिन आपको नैनोमीटर चाहिए है ना। तो अब आप यहां से जो भी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आएगी उसे नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो। बट आपको मैं छोटी सी चीज रिवाइज करवाना चाह रहा हूं क्योंकि आप रट रहे हो कहीं ना कहीं। ये 80 किलो जूल पर मोल की संख्या पर मोल किसके हैं? 80 किलो जूल पर मोल किसके हैं? बॉन्ड्स के, बॉन्ड्स के नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना,
उसे तोड़ने के लिए एक फोटोन चाहिए। तो एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक मोल फोटोन चाहिए। एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक फोटोन, एक मोल बॉन्ड एवोगैड्रो बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एवोगैड्रो फोटोन चाहिए, और इस एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 80 किलो जूल एनर्जी चाहिए। तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी 80 किलो जूल है भैया। 1 मोल फोटॉन्स की टोटल एनर्जी 80 किलो जूल है। इसलिए जब मैं फोटॉन्स की एनर्जी लगा रहा हूं ना 80 किलो जूल जूल में कन्वर्ट किया 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो मैंने नंबर ऑफ फोटोन एवोगैड्रो रखने इंटू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा इन मीटर। फिर जो भी आंसर यहां से मीटर में आएगा, जो भी आंसर, उसे 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दो, नैनोमीटर में आएगा। यहां से आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा, यहां से आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। जितना भी आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा उसे 10 से डिवाइड कर दो तो नैनोमीटर में आएगा आंसर। जो भी आंसर एंगस्ट्रॉम में है उसे डिवाइड बाय 10 करके नैनोमीटर में, और चेक करो क्या आंसर आ रहा है। चेक करो। आंसर शुड बी बी। बी आ रहा आंसर, चेक कर लो। राइट, ओके, गुड। पर ध्यान से सुनो, मैंने भले आपको हीट ऑफ एटमाइजेशन से अवगत नहीं करवाया, पर इस न्यूमेरिकल की मदद से मैंने आपको समझाया। 1 मोल कंपाउंड में सब बॉन्ड ब्रेक करके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को गैस फेज में लाना, ये भी गैस होना चाहिए, गैस टू गैस। इसलिए यहां पर जो भी एनर्जी लगेगी वो 4 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो एक बॉन्ड अगर CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए x किलो जूल चाहिए, तो 4 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 360, ये वैल्यू गिवन थी। राइट, इसी तरीके से इथेन के लिए तो इथेन के लिए 1 मोल इथेन को ब्रेक करके उसे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में लाना। इसमें क्या क्या लगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी प्लस CH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी। तो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी प्लस 6 है। यहां पर मैं एक और चीज आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं हीट ऑफ एटमाइजेशन को लेके। यहां पर जब भी रिएक्टेंट रखा जाता है ना, वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में रखा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल मीथेन की स्टैंडर्ड स्टेट गैस है, इसलिए यहां गैस है। इथेन की स्टैंडर्ड स्टेट गैस है, इसलिए हम यहां गैस वर्ड बोल रहे हैं। इन रियलिटी अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से चलूं, अगर एक मॉलिक्यूल है आपके पास, उससे एटम्स बनाना गैस फेज में, आइडियली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में हम ये करते हैं, किसी मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये 1 मोल मॉलिक्यूल है तो ये 1 मोल एटम बनेगा। पर यहां जब भी मॉलिक्यूल लिया जाता है यूजुअली स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी लगेगी दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन। यहां पर 3 केस बनेंगे। केस 1, अगर आपका एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड है और उसकी एटॉमिसिटी डिफाइंड नहीं है, लाइक सोडियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, डायमंड, या मैं यूं कह लूं कार्बन ग्रेफाइट। अगर कोई एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड है
उसकी एटॉमिसिटी डिफाइंड नहीं है। ऐसे केस में जब आप इसे गैस फॉर्म में लेके जाओगे तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ही है। ऐसे केस में हीट ऑफ एटमाइजेशन ऐसे एलिमेंट्स का हीट ऑफ सब्लिमेशन बन जाएगा। फॉर सच केसेस हीट ऑफ एटमाइजेशन is heat of sublimation. अगर 1 मोल सब्सटेंस अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में सॉलिड में है और उसकी एटॉमिसिटी डिफाइंड नहीं है, तो ऐसे केस में हम उसके जब कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को गैस फॉर्म में लाएंगे तो सॉलिड टू गैस कन्वर्जन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो कहलाएगी, पर वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बराबर हो गई। ये स्पेशल केस हो गया हीट ऑफ एटमाइजेशन ही हीट ऑफ सब्लिमेशन बन गई। केस 2, अगर आपके पास 1 मोल कंपाउंड या 1 मोल मॉलिक्यूल अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लाइक ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, HCl गैस, तो O2 के 1 मोल को ब्रेक करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ले जाना, क्लोरीन को 1 मोल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ले जाना, 1 मोल HCl को ब्रेक करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ले जाना। अगर आपके प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है, वो भी गैस फेज में, तो इस सारे प्रोसेसेस में आप एक मॉलिक्यूल से एटम बना रहे हो, तो इन सब के केस में ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। पर आप ये भी तो ध्यान दो, आपको मॉलिक्यूल से एटम बनाने के लिए बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो इस वक्त इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बन गया। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एक जनरल टर्म है, वो कभी अपना रूप एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बना लेती है, कभी अपना रूप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बना लेती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को सिर्फ इससे मतलब है कि आपके प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एटम हो, मॉलिक्यूल ना हो। अगर आपका सब्सटेंस एक मॉलिक्यूल है, उसके बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, तो इस समय ऐसे केसेस में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन बन गई। अब शिवम ने पूछा डायमंड तो स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। भले डायमंड स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, क्या डायमंड को, मैंने ये नहीं कहा कि वो कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट है, मैंने ये कहा अगर 1 मोल सब्सटेंस की कोई स्टैंडर्ड स्टेट जो भी होगी, स्टैंडर्ड स्टेट से मेरा मतलब था कार्बन के लिए सॉलिड। स्टैंडर्ड स्टेट से तो हम ये कहते हैं ना 1 बार प्रेशर पे, अगर मेरे पास डायमंड 1 बार प्रेशर पे है तो मैं कहूंगा डायमंड अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में। अगर ग्रेफाइट 1 बार स्टेट में है, 1 बार प्रेशर पे है, तो ग्रेफाइट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 ले रहा हूं, नहीं, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसी का 0 है, पर वो हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात थी। अगर कोई ये कहे
कि डायमंड में कार्बन कार्बन, हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़े, तो आप 1 मोल डायमंड को 1 बार प्रेशर पे अगर देख रहे हो तो आप यही कहोगे कि आपने डायमंड को स्टैंडर्ड स्टेट में लिया। आप कोई कह दे कि 1 मोल डायमंड को एटॉमिक फॉर्म में ले जाओ, कार्बन गैस फॉर्म, 1 मोल एटम बनाओ, तो जब आप कार्बन डायमंड से विच इज सॉलिड, उससे आप कार्बन के गैशियस एटम बनाओगे, वो भी एवोगैड्रो नंबर एटम्स, 1 मोल एटम्स, क्योंकि 1 मोल मॉलिक्यूल ले रहे। तो मेरा ये कहने का मतलब है इस वक्त सॉलिड से गैस कन्वर्जन जो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो उसकी सब्लिमेशन एनर्जी बन गई। अब यही इस न्यूमेरिकल से सिद्ध होता जो जेई मेंस में पूछा गया 2015 में। उन्होंने कहा आपके पास एक मीथेन का मॉलिक्यूल है, मीथेन के मॉलिक्यूल को उसके स्टैंडर्ड स्टेट गैस थी, उससे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम बना दिए, तो आपने मॉलिक्यूल से एटम बनाए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। पर इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, मीथेन में 4 बॉन्ड ब्रेक करने पड़े। तो अब की बार एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ने नया रूप ले लिया, 4 बॉन्ड ब्रेक करने की टोटल एनर्जी। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज ए बिग जनरल टर्म। आई होप आपको मतलब क्लियर हो गया हो चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कोई अगर मुझे ये कह दे ना, अगर कोई मुझे ये कह दे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, 1 मोल ब्रोमीन लिक्विड से 2 ब्रोमीन गैस बनाना। अब आपको कोई कहे कि इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच जो भी है वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, पर आपको यहां से यहां जाने के लिए 2 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले ब्रोमीन को गैस फॉर्म में लेके जाओ, तो लिक्विड से गैस बनाने के लिए एनर्जी लगी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन अब ब्रोमीन से जब आप 2 ब्रोमीन एटम बनाओगे तो यहां बॉन्ड ब्रेक करोगे, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन लिक्विड। तो अब ये जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो इन 2 स्टेप का सम हो गया। अब के बाद एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 2 टर्म्स का सम बन गई, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एक जनरल टर्म है जो अपना अलग अलग रूप ले सकती है, बिल्कुल उसे छलिए हीट क्यू टर्म की तरह थर्मोडायनामिक्स में, जो कभी अपने आप को क्यूपी बनाता था, कभी अपने आप को क्यूवी बनाता था। पर एटमाइजेशन का मतलब क्या है, 1 मोल सब्सटेंस को उसकी स्टैंडर्ड स्टेट से उसकी गैस फॉर्म में ले जाओ, सॉरी उसकी स्टैंडर्ड स्टेट से एटम फॉर्म में ले जाओ बस, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पार्ट, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, बड़ी इंटेलिजेंट टर्म है, बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है। आई होप ये वाला पार्ट नोट कर लिया, ओके। चलो देखिए, अब जब मैं रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहा हूं
तो आप जब अपनी ऑर्गेनिक में आगे बढ़ोगे आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सिखाए जाएंगे। 11th में है ही बस इतनी ऑर्गेनिक। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। जब भी JA वालों की ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी या JA1 वालों की हो भी चुकी है, आप आगे जाके रेजोनेंस को पूरा डिटेल में पढ़ोगे। मैंने तो आपको बहुत छोटा रूप सिखाया केमिकल बॉन्डिंग में, रियल मायना रेजोनेंस का ऑर्गेनिक में ही सीखोगे, राइट। डिटेल में जो रेजोनेंस होता है, मीजोमेरिक होता है, उसकी जो फील आती है वो ऑर्गेनिक में आती है। मैं तो बस एक इंट्रोडक्शन सिखा सकता था कि लाइक बिगिनिंग में बिना ऑर्गेनिक जानने हुए किसी को रेजोनेंस सिखाना जिसने अभी ऑर्गेनिक में पढ़ा ही ना हो, वो अपने आप में ही बड़ा टफ काम होता है। उस वक्त बिल्कुल मैंने कोशिश की कि बस लेमैन की तरह क्वेश्चन सॉल्व करवाने सिखा दूं बस, बट जो रियल फील आएगी ना वो आपको ऑर्गेनिक में आएगी कि आप क्वेश्चन कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। और वैसे भी इनऑर्गेनिक में बड़ा लिटल लोअर लेवल का रेजोनेंस आता है, एडवांस लेवल का तो ऑर्गेनिक में आता है। चलो अब देखो ध्यान से, अब हम उसे थर्मोडायनामिक्स में कैसे यूज करने वाले हैं। पहले तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, एक फॉर्मेलिटी के लिए। रेजोनेंस एनर्जी इज एनर्जी डिफरेंस ऑफ resonance hybrid and most stable contributing structure। और इसका मीनिंग मैं अभी यहां पे सिखा भी नहीं सकता, ऑर्गेनिक में सीखोगे। मैंने तो बस एक फॉर्मेलिटी की कि मैंने डेफिनेशन बता दी, इनफैक्ट बताई है, फॉर्मेलिटी पूरी की, पढ़ाई नहीं। पढ़ाना और बताने में बहुत फर्क होता है, पर मैं इतना जरूर आपको करवा सकता हूं, इसकी फील दिला सकता हूं न्यूमेरिकल के जरिए। अगर आपको याद हो तो आपने पिछली कुछ क्लासेस में ऐसे कुछ ग्राफ सीखे थे कि अगर एक कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और ये रिएक्टेंट की कुछ एंथैल्पी है, और ये प्रोडक्ट की कुछ एंथैल्पी है, सपोज y एक्सिस पे मैं एंथैल्पी प्लॉट कर रहा हूं, दिस इज एंथैल्पी लेवल फॉर प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी लेवल फॉर रिएक्टेंट। मान लो मैंने आपको कहा कि ये एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हो रही, और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज -70 किलो जूल पर मोल आपने कैलकुलेट की। ये 70 किलो जूल पर मोल यू कैलकुलेटेड कैसे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे आपने ये नंबर देखा, ये नंबर देखा, आपको क्वेश्चन में डाटा दिया था, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन, डिफरेंस देखा और ये -70 है। फिर मैंने आपकी क्लास के बच्चों को बोला सेम रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटली बनाओ, और आपको ये भी बता दिया कि जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट इसमें रेजोनेंस हो सकता है, प्रोडक्ट में रेजोनेंस है, यानी कि रिएक्टेंट में रेजोनेंस नहीं है, प्रोडक्ट में रेजोनेंस है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पैरामीटर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अथर्व, इसको जनरली हम लिखते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस, एंड दैट इज नॉट एट ऑल ऑफ एनी यूज। अब मान लो अथर्व ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक्सपेरिमेंट से देखा कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना रहे ना, एनर्जी रिलीज जो हो रही है एक्चुअल में -100 हो रही है। यानी कि आपने एक्सपेक्ट किया था 70 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, पर अथर्व ने एक्सपेरिमेंटली चेक किया ये तो 100 किलो जूल रिलीज हो रही। और वो पता क्यों हो रही थी? क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है ना उसमें रेजोनेंस हो रही है, और अगर किसी प्रोडक्ट में रेजोनेंस हो रही, अगर किसी सब्सटेंस में रेजोनेंस हो रही है, जरूरी नहीं कि वो सब्सटेंस प्रोडक्ट ही हो, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है।
अगर आपका प्रोडक्ट स्पीशीज में रेजोनेंस हो रही है तो रियलिटी में उसकी एंथैल्पी का लेवल इतना नहीं है, ये आपने सोचा। रियलिटी में इसमें रेजोनेंस होने के कारण कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एंथैल्पी तो लो होती है। तो रियलिटी में इसकी एंथैल्पी थी इतनी, और आप जो कैलकुलेट कर रहे थे वो ये था। इसलिए आपके हिसाब से इस रिएक्शन में एनर्जी लूज हुई 70। सिर्फ पेपर पेन पे, कॉपियों पे पेन चला के आपने सोचा इतनी होगी, पर जब ये प्रोडक्ट, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस ऑलवेज ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, जो रेजोनेंस में आएगा उसे स्टेबिलिटी मिलेगी। तो रेजोनेंस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, इसलिए इसकी एंथैल्पी कुछ कम है एक्चुअल में, और ये आप पेपर पे नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंट करके ही बता सकते हो। इसलिए इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी टोटल डेल्टा एच है वो मोर नेगेटिव था। ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रेजोनेंस के कारण आई है ना, दिस डिफरेंस ऑफ 30 इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। दिस डिफरेंस ऑफ 30 इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? रेजोनेंस एनर्जी इज delta H of reaction which is expected minus delta H of reaction which is actual। यानी कि आपने सोचा, सॉरी, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड। आपने सोचा -70, निकला -100, तो ये डिफरेंस -30। माइनस क्यों बताया जाएगा? क्योंकि 70 तक आप यहां तक थे, 70 के लेवल पे यहां से यहां तक, पर 30 लेवल नीचे जाना पड़ा। रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव बताई जाती है। नेगेटिव का मतलब इसलिए क्योंकि ओवरऑल रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देती है, और स्टेबिलिटी का ताल्लुक एनर्जी लूज करने से। इसलिए रेजोनेंस एनर्जी हमेशा आपको नेगेटिव में रिपोर्ट करनी होती है। आपने ये फॉर्मूला नहीं याद रखना, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड। आपने डेल्टा एच निकालना रिएक्शन का अपनी तरफ से, कुछ भी आए। एक क्वेश्चन में दिया होगा, एक डेल्टा एच क्वेश्चन में दिया होगा, एक आप निकालोगे। आपने दोनों का डिफरेंस देखना, उसको नेगेटिव साइन के साथ बता देना। पर यहां मैंने आपके सामने कंडीशन लगा दी थी कि रेजोनेंस प्रोडक्ट में हो रही है, जरूरी नहीं है प्रोडक्ट में हो, रिएक्टेंट में भी हो सकती है। मान लो ये रिएक्टेंट में रेजोनेंस हो रही होगी, सपोज, और मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल ही ले रहा हूं। ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी, ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी, और आपने एक्सपेक्ट किया एनर्जी जो रिलीज होगी -70 होगी। यानी कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा एनर्जी रिलीज्ड विल बी -70। लेकिन ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बिल्कुल आपने ऐसे निकाला, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। पर माय डियर ऑडियंस, अब की बार अगर रिएक्टेंट में रेजोनेंस हो रही है ना, तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी लेवल एक्चुअल में इतनी नहीं है, इससे कुछ कम है। तो अब की बार ये अगर उसका रियलिटी में ये लेवल है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इन रियलिटी ड्यू टू रेजोनेंस, अब की बार एनर्जी रिलीज इतनी होगी, यानी कि -70 नहीं होगी, उससे कुछ कम नेगेटिव होगी। यानी कि आपने एक्सपेरिमेंटली देखा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली इज -40। यानी कि रिएक्टेंट में जब रेजोनेंस हो रही है तो उसके अंदर कुछ स्टेबिलिटी आई,
और अगर रिएक्टेंट में रेजोनेंस होने पर रिएक्टेंट का एंथैल्पी लेवल कुछ घट गया, तो अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो डेल्टा एच है, डिफरेंस है, ये डिफरेंस नेगेटिव तो होगा बट लेस नेगेटिव होगा। अब की बार आप बोलोगे रेजोनेंस एनर्जी इज -70 माइनस ऑफ -40, और अब की बार देखो आपने क्या बोला, एक्सपेक्टेड डेल्टा एच एक्सपेक्टेड माइनस डेल्टा एच एक्चुअल। आपने इस फॉर्मूला पे नहीं जाना, आपने अपने आईक्यू पे जाना है। रेजोनेंस में जब भी आपको सवाल आएगा ना, या तो प्रोडक्ट में हो रही होगी या रिएक्टेंट में हो रही होगी। अगर रिएक्टेंट में हो रही है तो अपनी नॉलेज देख लेना, आपने क्वेश्चन में हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है खुद, फिर देखना क्वेश्चन में उसी प्रोसेस का हीट ऑफ रिएक्शन जो आपने निकाला, उसी के लिए क्वेश्चन में क्या दिया डाटा, फिर देखना डिफरेंस कितना है। जो डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, डिफरेंस नेगेटिव में बताना है, वो रेजोनेंस एनर्जी होगी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। पर आपको भले इस फॉर्मूला में अभी मैं फील ना दिलाऊं क्योंकि मैं न्यूमेरिकल से दिलाऊंगा, पर आपको समझ में आना चाहिए जब प्रोडक्ट में रेजोनेंस हो रही है तो आप इतनी हीट एनर्जी रिलीज एक्सपेक्ट करोगे, पर उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने के कारण जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगी। और यदि रिएक्टेंट में रेजोनेंस हो रही है, अगर रिएक्टेंट में रेजोनेंस हो रही है तो रिएक्टेंट में जो एंथैल्पी का डिक्रीमेंट है ये आपने निकालना है, ये वैल्यू आपने निकालनी। तो अब आप अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते वक्त 70 किलो जूल एनर्जी रिलीज एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो उस केस में रिएक्टेंट में जब रेजोनेंस होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ कम है, तो अब इसका डिफरेंस भी कम है। अब की बार ये डिफरेंस लेस नेगेटिव होगा, -70 से कुछ -40 -50। अब ये मत सोचना सर अगर दोनों में हो रहा हो तो, कभी नहीं होगा, क्योंकि जब आप रिएक्शन लिखते हो ना रेजोनेंस एनर्जी वाली, तो या तो आपके रिएक्टेंट में रेजोनेंस हो रहा होगा या प्रोडक्ट में रेजोनेंस हो रहा होगा। आपको रिएक्शन ही ऐसी दी जाती है, या तो इसमें रेजोनेंस या इसमें रेजोनेंस। अब इसी तरीके से मान लो मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात ली जाऊं, पहले जल्दी से नोट कर लो, ये ग्राफ वगैरह प्लॉटिंग कर लो। आज नहीं मेरे पास इतना टाइम कि मैं ध्यान रखूं, ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है तो मीटिंग ऑफ कर दो। मैं सेकंड डिवाइस पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी की वीडियो शेयर कर दूंगा। आज नहीं मेरी इतनी हिम्मत कि मैं देखूं अच्छा आवाज आ रही है या नहीं आ रही, ब्लर हो रहा है। जिसको ब्लर दिख रहा है वो एग्जिट कर जाए, पूरा 2 घंटे बोल पाऊं यही मेरे लिए आज काफी है। नोटेड? ओके। रेजोनेंस एनर्जी पे बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन जेई ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं, बड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन। अभी हम करेंगे 2 एग्जांपल। रियल फील आती है उससे अच्छा थर्मोकेमिस्ट्री का टफ क्वेश्चन ऐसा होता है, जबकि वो टफ नहीं है, सिंपल मेंटली स्मार्टनेस चेक करने वाला क्वेश्चन है। मान लो मैंने अब एग्जांपल दिया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में डेल्टा एच प्लस है, एंडोथर्मिक। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ग्राफ बाद में बनाएंगे, पहले आप मुझे बताना अगर डेल्टा एच प्लस 80 है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी फॉर द रिएक्टेंट इज +80। इस डाटा से ये बता सकते हो किसकी एंथैल्पी ज्यादा है, प्रोडक्ट की ज्यादा है या रिएक्टेंट की ज्यादा है, क्योंकि ये डिफरेंस तो पॉजिटिव है, प्रोडक्ट की ज्यादा है ना। ठीक है।
खुद देखना, अपने हैंड्स को ऐसे रखना, प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से ज्यादा है, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट। अब मुझे एक बात बताना, जब भी डेल्टा एच देखना है ना, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये फिक्स है। मान लो मैंने ये कहा कि प्रोडक्ट में रेजोनेंस है, तो इस हाथ को नीचे कर दूं, ऊपर ले जाऊं, इसमें रेजोनेंस हो रही है, इसे नीचे कर दो थोड़ा। अब जब आप इसे नीचे करोगे तो रियलिटी में जो रिएक्शन का डिफरेंस होगा, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, वो मोर पॉजिटिव होगा या लेस पॉजिटिव होगा। यानी कि जो डिफरेंस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, ये डिफरेंस था +80, पर जब इसमें रेजोनेंस हो रही है, अब ये ऐसे हो गया, तो डिफरेंस लेस हो गया ना। तो मैं कह दूंगा अगर रेजोनेंस प्रोडक्ट में हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट में रेजोनेंस हो रही है, तो एक्चुअल में जो रिएक्शन का डेल्टा एच होगा वो लेस पॉजिटिव होगा। समझ आया? अगर मैं यहां पे उल्टा कर दूं, ये देखो, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में रेजोनेंस हो रही है, रिएक्टेंट में रेजोनेंस, रेजोनेंस का काम है एनर्जी लूज कराना, स्टेबिलिटी देना। तो अब की बार डिफरेंस तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना है। रिएक्टेंट की एनर्जी और घटा दो, तो अब की बार ये जो डिफरेंस है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो वो क्या कहलाएगा? मोर पॉजिटिव, राइट? सो अब हम इसको ग्राफिकली ऐसे देख सकते हैं, दिस इज एंथैल्पी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, और हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना डेल्टा एच पॉजिटिव है +x। अगर रिएक्टेंट में रेजोनेंस हुई तो रिएक्टेंट स्टेबल हो गया, यानी कि उसका एंथैल्पी लेवल एक्चुअल में नीचे आ गया, ये उसका एक्चुअल था एंथैल्पी लेवल। तो अब इसके रिस्पेक्ट में ये डिफरेंस तो और बढ़ गया। तो अब मैं कह दूंगा कि जो रेजोनेंस एनर्जी है वो x - y लिखूं या y - x लिखूं, पर रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव में आनी चाहिए। x - y लिखूं या y - x लिखूं, क्योंकि आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, बस ये कंडीशन है। मॉड नहीं लगाना, मैं तो बोल रहा हूं आंसर नेगेटिव में बताना है। तो ये x है, ये y है, तो बन जाएगा y - x, दिस विल बी y - x, क्योंकि दिस डिफरेंस माइनस दिस डिफरेंस। अगर यही चीज ऐसी हो जाए, ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी, ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, इतना डिफरेंस आपने एक्सपेक्ट किया था, और प्रोडक्ट में रेजोनेंस हो रही है, प्रोडक्ट में रेजोनेंस हो रही है, तो प्रोडक्ट में अगर रेजोनेंस हो रही है तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी लेवल कुछ नीचे है। तो ये डिफरेंस अब की बार पहले के कंपैरिजन में कम है, रिएक्टेंट से नया लेवल। तो अगर ये डेल्टा एच रिएक्शन का आपने कैलकुलेट किया और ये एक्चुअल में है, तो अब की बार मैं लिख दूंगा रेजोनेंस एनर्जीज डेल्टा एच वाई डैश माइनस डेल्टा एच कैलकुलेटेड वाला एक्स डैश। मैं इसको भी चेक कर लेता हूं, एक गलती होगी यहां पे, ये बड़ा था और ये छोटा था, हमें साइन नेगेटिव चाहिए। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर मैं डेल्टा एच, ये छोटा नंबर x माइनस वाई कर दो, x माइनस वाई, वाई बड़ा है ना, यानी कि आना चाहिए दिस वॉज एक्सपेक्टेड एंड दिस वॉज एक्चुअल। ये ठीक कर लो, गलती हुई थी पहले, ठीक है। अब हम इस पे न्यूमेरिकल करते। अब किसी बच्चे ने पूछा अक्षत ने कि रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव में क्यों बतानी है,
क्योंकि रेजोनेंस का काम क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करना। अगर किसी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करोगे तो उसकी एनर्जी लूज होगी, इसीलिए रेजोनेंस एनर्जी को नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। हम ये बताते हैं कि उस मॉलिक्यूल को उतने जूल एनर्जी एक्स्ट्रा लॉस की है क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रही थी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, न्यूमेरिकल लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको, अब एक जीटीजी नाम का स्टूडेंट है, उसने बोला है चेंज इन एंथैल्पी में क्या यहां पर हमेशा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना है? हाँ यार, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना है। अब क्वेश्चन में जैसे मैंने अभी आपके सामने लिख दिया था ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ था, ध्यान से सुनो। अब यहां पे डेल्टा एच जो है ना, ये डेल्टा एच कौन सा है, डेल्टा एच कौन सा है, ये क्वेश्चन में दिया होगा। हो सकता है ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दिया हो सकता है ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया हो सकता है ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हो सकता है ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हो, कुछ भी हो सकता है। जस्ट अ मिनट, आवाज आ रही है, आवाज आ रही, ओके। यहां भी वैसे ठीक करो, ये भी गलत लिखा हुआ था, हमें नेगेटिव बताना ना, ये वैल्यू, ये छोटा नंबर है, ये वाई डैश छोटा है और ये बड़ा नंबर है, तो वाई डैश माइनस एक्स डैश, दिस वैल्यू इज एक्स डैश, दिस वैल्यू इज वाई डैश, मैंने इसका नाम रखा है वाई डैश, ये नंबर एक्स डैश है तो वाई डैश माइनस एक्स डैश। सही ऐसे लिखा था मैंने, मुझे लगा मैंने उल्टा ना लिखा हो, सही था ना, ओके ठीक है। लिखो न्यूमेरिकल, देखते हैं आप। कैलकुलेट resonance energy of N2 from the following data. Heat of formation of N2 is 82 kilojoule per mole. Bond energy of N triple bond N is 946 kilojoule per mole. Bond energy of N double bond N is 7418 kilojoule per mole. Bond energy of N double bond O is 607 kilojoule per mole. Bond energy of O double bond O is 498 kilojoule per mole. मैं करवाऊंगा आपको दोनों क्वेश्चन, रेजोनेंस एनर्जी के दोनों क्वेश्चन पहले मैं करवाऊंगा।
पहले ही एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, दिस इज नॉट क्वेश्चन फ्रॉम योर शीट। क्वेश्चन नोट कर लो पहले तो। मैं शीट के दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा। वो आपकी मर्जी है, आप देखना चाहो तो देख लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, वो मैं वीडियो सॉल्यूशन की फॉर्म में 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन भेजूंगा। ये भी बता दूंगा कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है शीट में से। आप शीट की सॉल्विंग करना, आपको लगेगा वो प्रॉब्लम है तो ही वो वीडियो देखना, अदरवाइज मत देखना। अब इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना, पहले मैंने सिखाना है। लिसन केयरफुली। जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी पूछी है, हमेशा ये ध्यान रखना, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट में सिखा रहा था, कि एक रिएक्शन दी होगी, उस रिएक्शन का डेल्टा एच आप कैलकुलेट करोगे, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, वो डेल्टा एच कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन, अगर इन्होंने हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया ना 82, ये आपने थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, ये नहीं दिया, आपने ये मानने पे हाथ रख लो। अब आप इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन इस डाटा से खुद निकालोगे। अगर उन्होंने हीट ऑफ कंबशन दिया होता ना, तो आपने इसका हीट ऑफ कंबशन खुद निकालना है। जो वो देगा N2 का, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी पूछी ना, उसका हीट ऑफ कंबशन, उसका हीट ऑफ समथिंग दिया होगा। जो हीट ऑफ समथिंग दिया होगा वो आप अपनी तरफ से निकालोगे, एज्यूमिंग कि उन्होंने हमें ये नहीं दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, N2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन ही निकालूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, ये मैं पता करूंगा। यानी कि ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल, पर थ्योरेटिकली जो आप निकालोगे। कैसे लिखोगे, 1 मोल N2O बनाना, किससे बनाना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, बैलेंसिंग करने के लिए हाफ हाफ। अब इस रिएक्शन का डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O, पर डाटा आपको बॉन्ड एनर्जी के टर्म में दिए, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि बॉन्ड एनर्जी के बेस पे आपने क्वेश्चन किए थे कल। बॉन्ड एनर्जी के बेस पे आपने, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट हाफ नहीं आएगा, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के बेस पे आपने कल सवाल किए थे। तो आपको पता हमने कैसे करने बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चन, पहले इनको ब्रेक करके एटम बनाओ। तो N2 को ब्रेक करके 2 एटम बनेंगे, हाफ से 2 कैंसिल होके ऑक्सीजन का एटम बनाना है, फिर इन दोनों को जोड़ के प्रोडक्ट के बॉन्ड बनाने हैं। तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, N2 से जब 2 एटम एटॉमिक नाइट्रोजन बनाने हैं, तो N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता हो, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसे ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N इनटू कोफिशिएंट 1, क्योंकि 1 मोल। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, O डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन में, हाफ मोल के लिए, तो जो एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2, पर ये वैल्यू 1 मोल के लिए है, आपके पास हाफ मोल है तो इनटू हाफ। अब जब ये दोनों एटॉमिक फॉर्म में आ गए, अब हमें 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन के बीच में N2O बनाना है, बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है। N2O का स्ट्रक्चर, तो एक N डबल बॉन्ड N बनाना है, एक N डबल बॉन्ड O बनाना है। 2 तरह के बॉन्ड बनाने हैं, एक N डबल बॉन्ड N, एक N डबल बॉन्ड O। तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड, सो माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ N डबल बॉन्ड N इंटू 1, क्योंकि 1 मोल बॉन्ड बनाना है N डबल बॉन्ड N।
एनर्जी विल बी रिलीज्ड माइनस में, रिलीज माइनस बॉन्ड एनर्जी फॉर एन डबल बॉन्ड हो। तो ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप कैसे निकालोगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ डबल बॉन्ड ओ इंटू हाफ माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन डबल बॉन्ड ओ। अब वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? दिस इज 946, ओ डबल बॉन्ड ओ के लिए 498 का हाफ, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, मैंने ये वैल्यू गलत डाल दी, हाँ एन डबल बॉन्ड एन, सॉरी एन डबल बॉन्ड एन में क्या आएगा? 418 और एन डबल बॉन्ड ओ में क्या दिया? 607। तो यहां से चेक करो कितना आएगा? 170। कितना आ रहा है क्या? मुझे नहीं पता, आप बताओ। ये सॉल्व करके 170। ओके, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन आपने निकाला, यू कैलकुलेटेड। अब एक्चुअल में हीट ऑफ फॉर्मेशन है 82। तो अब बताओ रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी? रेजोनेंस एनर्जी इज 82 माइनस 170 या 170 माइनस 82, माइनस में। अब इसको ऐसे नहीं, ये तो आपने मेरी वाली टेक्निक रट ली, पर खुद के दिमाग से सोचो। सबसे पहले ये देखो, सुनो इधर ध्यान से, आपने जो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाला वो 170 निकाला ना, ये वैल्यू एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब ये अगर N2 और O2 का एंथैल्पी लेवल है, तो ये कुछ एंथैल्पी लेवल N2O का था। और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डिफरेंस 170 का होगा, बट रियलिटी में इसमें कुछ रेजोनेंस एनर्जी थी, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए इसका एंथैल्पी लेवल कुछ कम है। इसलिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में N2O तक जाते वक्त जो एनर्जी एंडोथर्मिक है वो 82 है। तो रिएक्शन इज this much endothermic according to you, but it is less endothermic क्योंकि प्रोडक्ट में रेजोनेंस हो रही है। जितना ये डिफरेंस आया ना ऊपर से नीचे, यहां से यहां का डिफरेंस, वो माइनस में 88 है। बोलो समझ आई कि नहीं? राइट? ओके, वन मोर क्वेश्चन। मैं ये हर बार ये सोचता हूं आज मैं इतना पढ़ा लूंगा, उसका 10वां हिस्सा ही पढ़ा पाता हूं, कभी नहीं स्पीड बढ़ पाती मेरे से। लिखो क्वेश्चन। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ formation of cyclohexane liquid and benzene liquid at 298 Kelvin is minus 156 kilojoule per mole and 49 kilojoule per mole respectively. Standard enthalpy of hydrogenation
of cyclohexene liquid at 298 Kelvin is -119 किलोजूल पर मोल. Calculate resonance energy of benzene. मैं आपको सबसे बड़ा हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना. क्वेश्चन में जिसमें रेजोनेंस एनर्जी हो रही है ना, उसका जो डाटा दिया हो वो आपने निकालना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. दिस क्वेश्चन इज वेरी स्मार्ट क्वेश्चन. आपको इस डाटा को पढ़ के समझना है, सुटेबल इक्वेशन लिख के समझना है. बेंजीन के लिए आपको इनडायरेक्टली क्या दिया है, जो दिया है बेंजीन के लिए वही आप निकालोगे. करो ट्राई. आंसर बताओ तब मानूंगा. क्या बात है. आयन अहमद, आयान अहमद, सॉरी, वेरी नाइस नेम. अंकिता आंसर नॉट करेक्ट बेटा अभी तक. सालिक अजीम अभी आंसर नहीं करेक्ट. आयान अहमद ने बिल्कुल ठीक बताया. हर्ष मैं अभी क्लास के एंड में ना तुम्हारे वाले सवाल का आंसर दे दूंगा. मैंने पढ़ लिया है तुम्हारा क्वेश्चन. क्लास के एंड में मैं 10 मिनट्स के लिए अनम्यूट करूंगा, तो हर्ष अपना क्वेश्चन दोबारा से पूछियो मेरे को. मैंने अभी 2-3 बार पढ़ लिया, मैं इंटेंशनली अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूं. आस्था बिल्कुल ठीक, शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशंस. ऋषभ बिल्कुल ठीक, शाबाश, एक्सीलेंट. लूसीफर छा गए. गुमम, गुमाम गलत हो गया. कौस्तभ गलत. क्षितिज औसम, औसम. टू 2015 शिवम राज बिल्कुल ठीक. ओजस्वी त्रिपाठी बिल्कुल ठीक. संयम एक्सीलेंट. हर्षद कुमार बिल्कुल ठीक. सालिक अजीम बिल्कुल ठीक, शाबाश. गुमनाम गुमनाम का भी ठीक था. डबल एस करेक्ट. गोपाल ठीक. सिद्धार्थ ठीक. कुशाग्र वेरी राइट, वेरी गुड. चलो देखें. सबसे पहले तो मैं ना जो जो डेफिनेशन है इंग्लिश में उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बदलने लगा. नयन अभी ठीक नहीं आया. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन इज C6H14, oh sorry, H12. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H12 किससे बनाना है? कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाइड्रोजन गैस बैलेंस करने के लिए 6, और इस रिएक्शन का डेल्टा H दिया है
-156 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, इसके लिए मैं क्वेश्चन लिखूंगा 6 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस, तो यहां से डेल्टा एच मिल गया मुझे 49। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 देख लूं, और अगर मैं 2 -1 कर दूं, तो यहां से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कट जाएगा और ये बन जाएगा C6H12 लिक्विड, या मैं 1 - 2 कर दूं, माइनस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा बेंजीन लिक्विड लेफ्ट में प्लस 3H2 गैस gives C6H12 लिक्विड, और ये आएगा -156 -49 -205 किलो जूल पर मोल। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे यहां से देखो कितनी काम की चीज मिल गई। बेंजीन का 1 मोल, इसमें 3 मोल हाइड्रोजन डाला, यानी कि बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा पाई बॉन्ड वाले, तो यहां H H H H H H 6 H जुड़ेंगे, तो मुझे बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन मिल गया। तो यहां से अगर मैं यहां लिखूं कि बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनाते वक्त इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। अब उन्होंने मुझे एक और डाटा दिया, हमें यहां से बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन मिल गई, क्योंकि 1 मोल बेंजीन में इतने मोल हाइड्रोजन डालना ताकि पूरा का पूरा कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाए। जो एनर्जी रिलीज होगी ये बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है। अब क्वेश्चन में एक और डाटा दिया है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। दिस इज साइक्लोहेक्सीन। अगर साइक्लोहेक्सीन में 1 मोल हाइड्रोजन डालूं तो साइक्लोहेक्सेन बन रहा है, और एनर्जी रिलीज जो होगी वो -119 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब हमारे हिसाब से अगर एक पाई बॉन्ड तोड़ा, एक पाई बॉन्ड तोड़ने पे, एक पाई बॉन्ड से पूरा सैचुरेट करने पे 119 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो फिर हमारे हिसाब से अगर यहां बेंजीन होता तो यहां 3 मोल हाइड्रोजन लेने पड़ते, और 3 मोल हाइड्रोजन देने के लिए ये एनर्जी भी 3 टाइम्स होती। अगर यहां पे साइक्लोहेक्सीन है तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 1 मोल पाई बॉन्ड को तोड़ के सैचुरेट करने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर यहां 3 पाई बॉन्ड होते तो एनर्जी रिलीज होती इंटू 3, यानी कि इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, हो रही है इतनी। तो ये भी बेंजीन का एक एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो आपने निकाला, ये एक वैल्यू है। तो अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, दिस माइनस दिस डिफरेंस, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, दैट इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, that is -357 minus of -205, which is -152 किलोजूल पर। क्वेश्चन में सिर्फ इतनी स्मार्टनेस लगानी थी, अगर बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको मिल गया तो क्वेश्चन के दिए डाटा से बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन आप निकालो। अगर यहां पर साइक्लोहेक्सीन का
एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, सिंगल बॉन्ड में लाने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। जब आपने एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, बदले में यहां 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, एनर्जी रिलीज हुई 119 किलो जूल पर मोल। अगर यहां बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड में 3 मोल हाइड्रोजन डाल के जितने भी साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए 6 हाइड्रोजन देने पर एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी इसका 3 टाइम। तो इतनी एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में इतनी है। तो जितना ये डिफरेंस आ गया माइनस में, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। और ये सवाल आईआईटी एडवांस में पूछा गया था, जब बहुत साल पहले आईआईटी कभी सब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट करता था। सो दिस वाज द सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने इसे सही कर दिखाया। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर दोस। तो अभी मैं अपनी अनाउंसमेंट को रिवाइज कर रहा हूं। अनाउंसमेंट की रिवीजन ये है, मैं 2 न्यूमेरिकल वीडियो सॉल्यूशन की फॉर्म में डालूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे वो वीडियो को आपको देखना ना पड़े, आप अपनी मेहनत से वो क्वेश्चन करो। वो क्वेश्चन कौन से हैं वो भी मैं बता रहा हूं। थर्मोकेमिस्ट्री में एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 सवाल नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई रियली विश कि आप करो उसे। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 सवाल नंबर 11 10। आई विल रियली वांट कि ये दोनों क्वेश्चन आपसे हो। नहीं हो पाए तो मेरा ये वीडियो देख लेना। ओके, सो नाउ the most awaited moment for many of the students. Let's start with the next chapter, ionic equilibrium. थर्मोकेमिस्ट्री हमारा पूरा खत्म हो चुका है। थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन यूजुअली टफ नहीं आता है। थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन कई बार मेंटली स्मार्टनेस वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना, थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स से शायद आपको ज्यादा इजी लगी होगी, फिर भी सवाल गलत हो जाता है क्योंकि आप रट के नहीं करोगे, सोच के करोगे। आई स्ट्रांगली रिकमेंड 12th क्लास में जाने से पहले आप अपनी थर्मोडायनामिक्स की पूरी शीट लगाओ, चाहे वो एपीएसपी हो, एचएलपी हो। अपने माइंड को ऑल प्रॉब्लम्स का एक्सपोजर दो जो अपनी शीट में। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दोस्त जो सेल्फ मोटिवेशन के साथ डीपीपी करते भी हैं, मेरे से डीपीपी के डाउट्स भी लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि डीपीपी काम की नहीं होती, डीपीपी भी करने चाहिए। बाय चांस मैं डिस्कशन नहीं करता, आप सोचो कि शायद सर इग्नोर करते हैं, डीपीपी नहीं करने चाहिए। नो, एंड आई एम हैप्पी फॉर दोज हु आर सो सेल्फ मोटिवेटेड जो अपने आप डीपीपी रेगुलरली मेरे से डाउट्स लेते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम अपना लास्ट चैप्टर, बधाई हो, हम अपने अंतिम चैप्टर पे आ पहुंचे। एस ब्लॉक के लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल, जब तक आपकी ऑर्गेनिक चल रही ना, आगे आगे मेरे पैरेलली लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे आपको, एस ब्लॉक के भी, पी ब्लॉक के भी। एस ब्लॉक पी ब्लॉक के लिए क्योंकि वो मियरली इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, ध्यान से सुन लो, बाद में चैटिंग वैटिंग करना। एस ब्लॉक पी ब्लॉक को आप चाहो तो अपनी शीट से पढ़ना शुरू कर दो, पेज नंबर 1 से 7 तक। मैंने जो पहला लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजा था उसमें पहले 4 पेज का डिस्कशन था। अब मैं जो दूसरा लेक्चर भेजूंगा उसमें पेज नंबर 5, 6, 7, 8 ये 4 पेज का डिस्कशन करूंगा। 4 पेज को पढ़ने में हार्डली 1 घंटा भी नहीं लगता, हार्डली 1 घंटा, और वो भी
जब आप खोलोगे ना, उसमें से आपको मैक्सिमम चीजें केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 5 से रिलेटेड मिलेंगी। हर चीज याद नहीं करनी, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली है। और मैं आपको आज गारंटी देता हूं, आपने जिसने वो एस ब्लॉक का लेक्चर नहीं सुना या एस ब्लॉक को एनसीईआरटी से खोल के भी नहीं देखा, मैं फिर भी श्योर शॉट हूं, आप आज अगर एस ब्लॉक की शीट लगाने बैठोगे ना, सेक्शन ए बी सी आप फिर भी कर सकते हो। मैं शर्त लगाता हूं, शर्त। आप खोल के आज घर में बैठ के देख लेना, एक पेज भी मत पढ़ना, पर आप सेक्शन ए बी सी आज भी लगा पाओगे। आपको इतनी आसान लगेगी वो, बट सिर्फ हवा बनाया हुआ है और सिर्फ नाम के लिए होता है टीचर आके पढ़ाए, उसमें पढ़ाने को कुछ नहीं है, इतना ज्यादातर चीजें समझाने की है, उसको इग्नोर भी नहीं करना। आप लेक्चर्स भी सुनोगे, शीट में से पढ़ोगे भी, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम इज कंसीडर्ड लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये तीन ऐसे चैप्टर हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री की बैकबोन माने जाते हैं। जब आप इस चैप्टर को करोगे, शुरू शुरू में जोश होगा, 5 या 6 दिन बाद आप ठंडे होके बिखरे होगे, मेरे से नहीं होता, बाय बाय, मैं नहीं कर रहा। लेकिन उसमें उम्मीद की किरण ये है, जब आपसे पूरा चैप्टर होने के टाइम पर, चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप अपने हथियार डालते जाओगे। बस मेरी एक बात दिमाग में कान खोल के अभी नोट कर लेना, जहां मैं बॉक्स बना के फॉर्मूले लिखवाऊंगा ना, फॉर्मूले बॉक्स बना के, कम से कम वो फॉर्मूले याद कर लेना। कुछ नहीं पता होता कब तुम्हारा दिन हो और जेई एडवांस में क्वेश्चन डिक्टा फॉर्मूला बेस आ जाए, और आपको फिर तब दुख होगा, यार मैंने ना ऐसे ही छोड़ दिया चैप्टर, डर के मारे आया क्वेश्चन लड्डू। और सच में बता रहा हूं, पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर के, वो बहुत लड्डू टाइप आए। खासकर मेंस में जो क्वेश्चन आता वो तो महा लड्डू आए। इसलिए पूरे इंटरेस्ट के साथ करना। हम एक नॉर्मल लेवल से उठ के एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। बहुत सारी चीजों में मैं खुद बोलूंगा, मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, काम की नहीं है, मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, काम की नहीं है। तो जिनको लगेगा कि मैं कर सकता हूं, वो जरूर कान खोल के सुनना। जिनको लगेगा इससे सुनने से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन आ रहा है, मत सुनना, बंद कर देना, उसको म्यूट कर देना मुझे कुछ टाइम के लिए। लेकिन ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, कायदे में बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड इट्स प्योरली मैथमेटिक्स। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम के 3 पार्ट होंगे। तीन पार्ट में पहले हम पीएच कैलकुलेशन सीखेंगे। इनफैक्ट सबसे पहले सीक्वेंस में होगा एसिड बेस की डेफिनेशंस, फिर पीएच कैलकुलेशन। इसमें बहुत सारे केस बनेंगे, बहुत सारे, कम से कम 8 से 9। यहां से यहां जाते वक्त आप कुछ कुछ मजा लोगे, यहां से यहां जाते वक्त डरोगे, यहां चीखें निकलेंगी, यहां गिव अप हो जाएगा। मैंने ऐसे ही बोलना है, मजा आएगा, ओके ओके टाइप, कुछ कुछ ठीक, डर, चीखें। लेकिन जब हम यहां तक पहुंच जाएंगे ना, मैं एक समरी दूंगा, समरी समरी। वो समरी से आपके सारे क्वेश्चन कट 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 पेन से होंगे, एकदम से कॉन्फिडेंट हो। पर यहां तक पहुंचने से पहले का दम रखना है। फिर एसिड बेस टाइट्रेशन, बड़ा मजेदार टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में अभी तक तो आया नहीं, बहुत रेयरली कभी आया, बहुत रेयरली, पर बड़ा मजेदार है। लास्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी। इसमें तो आपको रोना पड़ेगा, इसमें तो आप रोओगे। इसकी
5 टाइप होंगी, 3 तक तो लड्डू। कोइंसिडेंटली, लकीली ये तीनों एग्जाम के लिए महा इंपॉर्टेंट, ये बड़ी मजेदार है। ये टाइप थोड़ी हैवी है, पर अगर आपको समझ आ गई तो फिर बल्ले बल्ले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। तो ये पूरे चैप्टर की आउटलाइन है। सेकंड में क्या लिखा है? एसिड बेस टाइट्रेशन। इस चैप्टर में सारे का सारा केमिकल इक्विलिब्रियम का यूज है। अगर कोई बच्चा चाहे घर पे बैठ के, उसको टाइम अगर मिलता है, एक काम जरूर करना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लिसन केयरफुली। हमने ना केमिकल इक्विलिब्रियम का अंतिम टॉपिक पढ़ा था, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, उसको जरूर रिवाइज करना। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इज बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आज ही जाके रिवाइज कर लेना, कल तक क्लास में आने से पहले रिवाइज करके बैठना। चलो मैं और बता देता हूं, 2 दिन और ले लो, चलो 2 दिन तक उसे रिवाइज कर लेना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं, सिर्फ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो चलिए डेफिनेशंस पे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में पहली डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइट। A substance which is either a liquid or a solution can conduct electricity on passing current. Usually it is molten form or dissolved form of an ionic substance. ये एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, अपनी 9th 10th क्लास में, कि अगर मेरे पास सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड जब तक सॉलिड फॉर्म में है तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर आपने सोडियम क्लोराइड को मेल्ट कर दिया, मोल्टन स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में ले लिया, तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाता है। और अगर आपने पिघला हुआ नमक यहां ले लिया और यहां आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 मेटल की प्लेट लगा दी, 2 मेटल की रॉड लगा दिए और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल से जिस रॉड को कनेक्ट किया, एनोड, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिस मेटल की रॉड को कनेक्ट किया, दिस इज कैथोड, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो जब आप इस पिघले हुए नमक के सॉल्यूशन में 2 तरीके के केटायन एनायन देखते हो, तो केटायन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, Cl माइनस नेगेटिव चार्ज होने के कारण एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो केटायन एनायन ऑपोजिट प्लेट्स की तरफ, जो उसके खुद के ऊपर चार्ज है, उसके ऑपोजिट चार्ज वाली प्लेट की तरफ आयंस की मूवमेंट होगी। इससे आयंस की मूवमेंट से ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आयंस की मूवमेंट के कारण है। जब तक आयनिक सॉलिड था, केटायंस एनायंस वर टाइटली पैक्ड, दे वर नॉट एबल टू मूव। तो सॉलिड स्टेट में इट इज बैड कंडक्टर,
क्योंकि आयंस आर नॉट फ्री टू मूव टू कंडक्ट करंट। टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आयंस का मोशन जरूरी है, और लिक्विड फॉर्म में आयंस आर फ्री टू मूव। तो आयंस के मूवमेंट से कंडक्शन होगा, तो मैं कहूंगा कि ये मेरा सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने NaCl को पिघला दिया। दूसरा तरीका, नमक को पानी में घोल दो। अब मैंने यहां पे नाम लिख दिया कि इसके अंदर मेरे पास दो तरह के आयन है, बट एक्वस। यहां वो मोल्टन फॉर्म में था, पानी नहीं मिलाया, पिघला हुआ था, लिक्विड था। तो मोल्टन फॉर्म में भी मैंने सेम एक्सपेरिमेंट जब किया, तो यहां जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दिस इज ए एनोड, दिस इज कैथोड। अब मैं यहीं पे आपको आपके एस ब्लॉक का एक कंसेप्ट बता रहा हूं जो आपने 9th-10th में पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो मोल्टन मटेरियल लिया आपने पिघली हुई अवस्था में, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ये जो सॉल्यूशन बनाया, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी एक्वस सॉल्यूशन, किसी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन या किसी सब्सटेंस की मोल्टन फॉर्म में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो बैटरी लगा के, तो आयंस के फ्लो के कारण सॉल्यूशन गुड कंडक्टर होगा। चाहे आप मोल्टन फॉर्म में लो, चाहे आप एक्वस सॉल्यूशन में लो, पर केटायन विल मूव टुवर्ड कैथोड, anion will move toward anode, and this splitting of ions is called electrolysis, क्योंकि lysis का मतलब ब्रेक करना, to break down। इलेक्ट्रो का मतलब with the help of electricity। किसी इलेक्ट्रोलाइट को उसके आयंस में तोड़ना, जो NaCl में आयंस टोटली टाइटली पैक्ड थे, उनको तोड़ के अलग करना, उनको मूव कराना, उनको भगाना बिजली लगा के, वी कॉल इट एज की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही। अब ये भी आप ध्यान में रखोगे क्योंकि एस ब्लॉक में इसका यूज आएगा। एनायन नेगेटिव चार्ज वाला एनोड पे जाएगा, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एनोड पे जाके ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्लोरीन, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये गैस बन के निकलेगा, क्योंकि न्यूट्रल क्लोरीन एग्जिस्ट लाइक Cl2। अगर ये मोल्टन सोडियम प्लस है, मोल्टन की मैं अगर बात करूं, सोडियम प्लस कैथोड पे जाके, सोडियम प्लस कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि कैथोड पे होती है रिडक्शन, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। एट कैथोड सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल सोडियम बनेगा। कहने का यह मतलब है, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, केटायन कैथोड पे जाके न्यूट्रलाइज होगा, एनायन एनोड पे जाके न्यूट्रलाइज होगा, ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को न्यूट्रल करेगा। तो कैथोड पे होती है रिडक्शन, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट पे जाएगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो एट कैथोड सोडियम प्लस मोल्टन NaCl में सोडियम प्लस विल अंडरगो रिडक्शन,
at anode Cl minus will lose electron to form neutral chlorine. लेकिन जब आप एक्वस सोल्यूशन लेते हो, एक्वस सोल्यूशन, सोडियम प्लस कैथोड पे नहीं पहुंच पाता, वहां पर तब कुछ और नई रिएक्शन होती है जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे। मोल्टन सोडियम क्लोराइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर जब एक्वस सोल्यूशन लिया जाता है, एक्वस, तो Cl माइनस तो कैथोड पे पहुंच जाता है, सोडियम प्लस कैथोड पे डिस्चार्ज नहीं हो पाता ड्यू टू वन प्रॉब्लम जो आप 12th क्लास में सीखोगे। पर यह ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, Cl माइनस दोनों, चाहे मोल्टन सोडियम क्लोराइड हो चाहे एक्वस सोडियम क्लोराइड हो, Cl माइनस की ऑक्सीडेशन से क्लोरीन गैस जरूर बनती है। हालांकि कुछ बच्चों ने मुझे जवाब दे भी दिया कि सोडियम प्लस क्यों नहीं हो पाता। बहुत अच्छी बात, अगर आपने पहले से पढ़ के रखा है, वेरी गुड, बट 12th में करोगे, कोई जरूरत नहीं अभी। पर अभी तक जो भी मैंने बताया, ये मैंने एस ब्लॉक के लिए कुछ बताया, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग समझाना था मुझे। इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग ये है, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के उसके आयंस में स्प्लिट अप करना। अब इलेक्ट्रोलाइट को इस चैप्टर में हम कैसे आगे इंट्रोड्यूस करेंगे? इस चैप्टर में अब हम जब आगे इलेक्ट्रोलाइट की बात करने वाले हैं, तो हम दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसे फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, फुली सॉल्युबल। इसे भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, वीक एसिड, वीक बेस, सॉल्ट, पार्शियली सॉल्युबल। मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है AXBY, इसका मैंने एक्वस सोल्यूशन ले लिया। अगर ये डिसोसिएट करने पे, अगर इसको आपको इसकी वैलेंसीज इंटरचेंज करनी आती, तो A पे चार्ज आ गया Y पॉजिटिव और B पे चार्ज आ गया X माइनस। जो इनके पैरों की एटॉमिसिटी है वो इंटरचेंज कर दो, और एटॉमिसिटी इनका कॉफिशिएंट बन जाएगी, बी की एटॉमिसिटी इसका कॉफिशिएंट। अगर कोई सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन पूरा का पूरा पानी में डिसॉल्व करने पे अपने आयंस में टूट जाए 100%, यानी कि अगर आपने इसका 1 मोल डाला तो पानी में डालते ही ये पूरा 0 हो जाए। लेकिन इसके 1 मोल से इसके कितने कितने मोल बनेंगे? मोल कंसेप्ट का आपका यूज 1 इंटू कॉफिशिएंट डिवाइड बाय इट्स कॉफिशिएंट, एक्स मोल केटायन, 1 इंटू कॉफिशिएंट डिवाइड बाय कॉफिशिएंट y मोल एनायन। यदि किसी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करने पे उसका 100% डिसोसिएशन हो जाए,
यानी कि इस सब्सटेंस के ये जो ऑपोजिट चार्ज आयंस है ना, इनकी जुड़ने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं चाहते जुड़ना, बस ये टूटना जानते हैं एक डायरेक्शन में, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, 100% कंप्लीट डिसोसिएशन, देन वी कॉल इट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सब्सटेंस को पानी में डाला, अब पानी में जाके उसकी नई दुनिया है, उसका अस्तित्व उसके आयन से, अब वो अपने पुराने रूप को भूल चुका है। सो एनी इलेक्ट्रोलाइट who can dissociate, in fact which can dissociates completely 100% into its ions once dissolved in the solution is called strong electrolyte. अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल्स में लेके जाऊं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, strong acids like HCl, HBr, HI, sulfuric acid, nitric acid, HClO4, HClO3, इनके नाम टिप्स पे रटे होने चाहिए, टिप्स पे। इनको छोड़ के इस चैप्टर में कोई भी एसिड का नाम आ जाए तो उसको मान लेना वीक, क्योंकि 3 या 4 क्लास के बाद आपका ये क्वेश्चन मेरे से होगा, सर हमें क्वेश्चन देख के पहचानना नहीं आता कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, हमें कहां से पता लगेगा? तो मैं कहूंगा भैया पहले दिन लिस्ट लिखवाई थी, जितने एसिड इस वक्त लिस्ट में लिखे हैं, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद 3-3 बार तुम्हारी माइंड में रिटेन रहे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पूरे पूरे डिसोसिएट करते पानी। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई और स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, और भी हैं कुछ, लेकिन हमारे सिलेबस में, हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल में जो चीजें जरूरत है ना, जो चीजें आपको शीट और डीपीपी में दिखेंगी, मैंने उनके बेस पे ये समरी लिखी है। और आपको, प्रभु मेरे, आपको इनको तोड़ना आना चाहिए, नहीं तो ये चैप्टर गया। तोड़ना कैसे आना चाहिए आपको पता हो, H1Cl1 पूरा डिसोसिएट करके ये बनाएगा H+Cl-। ये लिखना आना चाहिए, जिनको नहीं लिखना आता आज घर पे बैठ के करो। HBr 1 break it into cations, anions, HI H2SO4 HNO3 1 ये लिखने आने चाहिए रिएक्शन, इस चैप्टर में बहुत जरूरत पड़ेगी। और मैंने आपको पहले भी कहा था अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखाना, नहीं समझे कान पकड़ के सिखाना। HClO4 तोड़ो इसे केटाइन एनायन में, H+Cl4- HClO3 dissociated to its cation anion,
कर लोगे ना ये काम? आता है ना? स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट में, स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट में अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, alkali metal के hydroxides are strong base, they dissociate to form Li positive, OH minus. Alkali metal के hydroxides they dissociate completely into their cation and anions when they are dissolved in water. इनके साथ aqueous जरूर लिखना, aqueous mandatory, OH negative aqueous. ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स में, अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स में बेरियम हाइड्रोक्साइड, 1 and this is 2, तो ये बनेगा बेरियम 2 प्लस OH माइनस. मेरी गलती बताओ, मेरी गलती बताओ, मैंने रिएक्शन ठीक लिखी? बिल्कुल ठीक, कोफिशिएंट 2 आएगा. स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट में ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड्स, ग्रुप 2 का बेरियम हाइड्रोक्साइड. मैंने यहां एरो पूरा इरिवर्सिबली डाला है, यानी कि ये बचेगा ही नहीं, ये पूरा पूरा टूट के ये बन जाएगा. यूजुअली लिथियम हाइड्रोक्साइड उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये एक्चुअल में उतना स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है, पर फिर भी पीरियोडिक टेबल के कई सारे बेस के कंपैरिजन में काफी ठीक ठाक ही है, पर इन सब से कंपैरिजन में ये वीक ही है. अब अगर मैंने आपके सामने कहीं भी ध्यान से सुनना, अगर मैंने आपके सामने ऑर्गेनिक का कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया, समझ लेना कि ये वीक एसिड है. रट के नहीं, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट लिख ली थी ना, HCl, HBr, HI, HClO4, HClO3, H2SO4, HNO3, उनके अलावा कोई एसिड आ जाए और सब वीक. मैंने आपके सामने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड वीक, H3PO4 वीक, H2SO3 वीक, H3BO3 वीक, H3PO2 वीक, H3PO3 वीक. जो एसिड्स मैंने आपके सामने पहली लिस्ट में लिख दिए, HF भी वीक, जो लिस्ट में स्ट्रॉन्ग में लिखवा दिए उसके अलावा सब वीक. याद रहेगा ना? वीक की लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी. स्ट्रॉन्ग की लिस्ट छोटी सी है. स्ट्रॉन्ग एसिड्स की लिस्ट बताओ, अपने आप बाकी सब वीक. इसी तरीके से अगर मैंने ऑर्गेनिक का बेस लिख दिया एमीन, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, ये सब वीक बेस. ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है, वीक. ये सब वीक बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस में ये 6 जन नहीं है. स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट बताओ, अपने आप सब वीक. अब लास्ट में जहां आपने इतना इंतजार किया,
5 मिनट में आपको छुट्टी दे रहा हूं, पर पेशेंसली सुनना है लास्ट के 5 मिनट में। ध्यान से सुनो। वीक एसिड, weak base do not dissociates completely into their ions on dissolving in water. अगर मैंने कभी भी जनरल एसिड लिख दिया HA, वीक एसिड डिसोसिएट करके ये H पॉजिटिव और A माइनस बनाएगा। देयर इज ऑलवेज रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि यहां ऑपोजिट आयंस की जुड़ने की टेंडेंसी सिग्निफिकेंस होती है। यानी कि अगर आपने इसका C मोलैरिटी से स्टार्ट किया 0 टाइम पे, तो जब ये सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा तो इसमें से कुछ अमाउंट डीकंपोज करेगा X, तो X के हिसाब से इसके कुछ ना कुछ मोल्स बनेंगे। X इंटू 1 डिवाइड बाई इट्स कोफिशिएंट X मोलैरिटी। अगर मान लो मैंने 1 लीटर सोल्यूशन लिया जिसमें HA के C मोल्स हैं, तो C में से कुछ X मोल्स डिसोसिएट करेंगे। X मोल जब डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस और A माइनस के कितने कितने मोल बनेंगे? X इंटू 1 डिवाइड बाई 1, X इंटू 1 डिवाइड बाई 1। यानी कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखोगे? X बाई C किया था ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, जितने मोल लिए उसमें से कितने डिसोसिएट कर गए। So this value is alpha and X is C alpha. सोच के देखो, अगर अल्फा 1 हो जाए, अल्फा 1 मतलब X की वैल्यू C, अगर X C हो गया, ये पूरा कितना हो गया? 0, यानी कि ये बचा ही नहीं, फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? स्ट्रॉन्ग एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1। अगर इसमें से जो डिसोसिएट हो रहा है X की वैल्यू C से कम है, यानी कि X अपॉन C इज लेस देन 1, मतलब X नंबर छोटा है C से, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, पर इसकी भी कुछ वैल्यू है। यानी कि सॉल्यूशन में 3 चीजें होंगी, आयंस एंड अनडिसोसिएटेड एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में सिर्फ 2 चीजें होंगी, आयंस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पे, पर वीक एसिड में आयंस भी होंगे, कुछ ना कुछ अनडिसोसिएटेड एसिड भी होगा। यानी कि इस रिएक्शन की फॉरवर्ड की भी स्पॉन्टेनिटी है, बैकवर्ड की भी स्पॉन्टेनिटी है, पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनिटी थी, बैकवर्ड में स्पॉन्टेनिटी थी नहीं। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स की रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन फुली इरिवर्सिबल, लेकिन वीक एसिड वीक बेस में ये रिवर्सिबिलिटी रहेगी। इसी तरह से अगर मैंने वीक कोई बेस लिया होता BOH, जो डिसोसिएट करके 1 1, सिर्फ मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं एरो लगा के, B पॉजिटिव प्लस OH माइनस 1। अगर मैंने इसकी मोलैरिटी रखी C डैश, 1 लीटर सोल्यूशन है मेरे पास सपोज, और इसमें C डैश मोल्स है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है लाइक NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये पूरा टूटेगा, 0 हो जाएगा सोल्यूशन में, ये पूरा खत्म। बनेगा क्या? C डैश इंटू 1 डिवाइड बाय 1 C डैश मोल, C डैश इंटू 1 डिवाइड बाय 1 C डैश मोल। सोल्यूशन में तुम्हें 2 C डैश
2C- टोटल मोल आयंस के मिलेंगे। लेकिन अगर ये वीक बेस हुआ, it will establish equilibrium between its dissociated ions and some undissociated base। यानी कि C- में से ये अगर Y डिसोसिएट हुआ, इक्विलिब्रियम आने तक ये Y डिसोसिएट हुआ, तो ये भी Y और ये भी Y मोल बनेंगे। और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा विल बी Y/C'। C' में से कितना मोल टूटे? Y टूटे। आउट ऑफ C', दिस रेशो इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस विच इज लेस देन 1। अगर ये इक्वल टू 1 होती, YC' होता, YC' होता तो ये नंबर 0 हो जाता, फिर ये स्ट्रॉन्ग बेस होता। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बेस वो जो पूरे के पूरे सोल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होंगे, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस वो जो पूरे डिसोसिएट होंगे, और वीक बेस वो जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे। सो दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, पर स्ट्रॉन्ग वीक बेस या फिर वीक एसिड्स, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी लेस देन 1। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम एसिड बेस की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सो एंजॉय योर डे अहेड। थैंक यू सो मच। हाँ, कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछने थे मेरे से, जैसे हर्षद रहता था। मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूं, जिसको भी डाउट हो वो पूछ लो। रेज योर हैंड। अरे बाप रे बाप, इतने सारे हैंड्स। तो ठीक है, निम्रोध, निम्रोध, अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं पूछना, ओके। सर प्लीज अपलोड टुडे, अनम्यूट ऑप्शन नहीं दिया। योर IITian ब्रो, अनम्यूट। योर IITian ब्रो, रौनक आनंद। हाँ रौनक, पूछो बेटा। वेरी गुड इवनिंग। देखो, जो कंपाउंड वर्ड है ना, आप उसे कंपाउंड ना समझो, बेटर है मॉलिक्यूल बोलो। 1 मोल मॉलिक्यूल शुड बी डिसोसिएटेड इनटू एटम। जरूरी नहीं है कि वो कंपाउंड हो। हाँ हाँ, अब देखो, वो 1 मोल एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, लेकिन सोडियम की एटॉमिसिटी कितनी है? अनडिफाइंड है, 1 नहीं है, क्योंकि